चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. कौन सा? LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. और बहुत खुशी हो रही है मैं देख के कि सब आए हैं. ठीक है, हमारा सौभाग्य कि आपने अपने चरण यहाँ पे रखे. अच्छा, चलो. लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये चैप्टर है क्या. ओके, देखिए हम लोग बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज की. ठीक है, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? कहाँ लिस्टेड होती है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं. लिस्ट होने का पर्पस क्या होता है? शेयर्स की ट्रेडिंग बेटर तरीके से होना. जिन कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनकी खरीद बेच करना ज्यादा आसान हो जाता है. ठीक है, किसी कंपनी का शेयर खरीदने के दो तरीके समझिए क्या है. एक तरीका तो यह है कि हम उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर खरीद लें. ओके, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले हमें वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ढूंढना पड़ेगा जो उसी प्राइस पे हमको वो शेयर बेचने को तैयार हो. और दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसके शेयर्स कहां से खरीद या बेच सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज से. तो अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदना बेचना चाहते हैं तो उसके लिए वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए. ओके, अब बात आती है कि सेबी ये कहता है जो भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देती है उसे अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना ही पड़ेगा. हम लोग ने आईसीडीआर रेगुलेशन की कंडीशंस पे अगर आपने ध्यान दिया हो, एक कंडीशन पढ़ी थी कि सबसे पहले हमें लिस्टिंग के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है. यानी जो भी कंपनी शेयर्स निकाल रही है, जो भी कंपनी नए शेयर्स निकाल रही है, पब्लिक को दे रही है, वो शेयर आपको सबसे पहले क्या कराना पड़ता है? लिस्ट कराना पड़ता है. यानी जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से कहती है कि हम अपने शेयर तुम्हारे पास लिस्ट कराना चाहते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज ये कहता है कि हम तुम्हारे शेयर लिस्ट तो कर लेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा. और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा. ठीक है, कौन किससे कह रहा है? स्टॉक एक्सचेंज कह रहा है उस कंपनी से जो अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराने आए हैं. ठीक है, अब वो कह रहे हैं तुम्हें मेरे साथ एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और उस अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा. कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में ये जो अग्रीमेंट होता है इसको क्या कहा जाता है? लिस्टिंग अग्रीमेंट. ओके, लिस्ट कराने का अग्रीमेंट. और इसी लिस्टिंग अग्रीमेंट में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज ने इंपोज करी है. किसके ऊपर लागू हो रही है? ये कंपनी के ऊपर. जाहिर सी बात है, अगर हम आपके शेयर्स को लिस्ट करेंगे और पब्लिक उसको खरीद सकती है तो आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा लगाए जाएंगे. ठीक है, नाउ लिस्टिंग अग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और अब उन लिस्टिंग अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को ही कंपनीज एक्ट के साथ मिला के और बेटर फॉर्म में लॉन्च किया गया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? LODR रेगुलेशंस. ठीक है, LODR का नाम अगर आप सोचो तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. सिर्फ पहले इन दोनों शब्दों पे कॉन्सेंट्रेट करिए. लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? ड्यूटी. अगर आपके शेयर लिस्ट हो रहे हैं तो क्या ड्यूटी है आपकी, आपको क्या क्या करना पड़ेगा. और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अगर आप अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को लिस्ट करते हो तो आपको कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे. ओके, यही LODR रेगुलेशन पहले किस नाम से जाना जाता था? लिस्टिंग अग्रीमेंट. तो अगर कभी आपके सामने ये वर्ड आए ना लिस्टिंग अग्रीमेंट, तो ये मत सोचेगा कि लिस्टिंग अग्रीमेंट तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है. लिस्टिंग अग्रीमेंट का नाम ही अब चेंज होके क्या बन गया है? LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. तो कुल मिला के सेबी ने इस रेगुलेशन के अंदर ये बताया है कि जो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराएंगी उनको वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, फाइन. LODR रेगुलेशन सारी लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल होती है. हमने आपको बताया था ICDR कब लगेगा? जब कंपनी कैपिटल इशू करेगी तब ICDR लगेगा. मान लीजिए उसने कैपिटल आज इशू नहीं करी तो ICDR नहीं लगा. अब अगर हम आपसे कहें बायबैक रेगुलेशन, सुना है कभी बायबैक का नाम? क्या चीज बायबैक हो रही है? शेयर्स. ठीक है, बायबैक रेगुलेशन सेबी की तभी लगेगी जब बायबैक होगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये कब लगेंगे? ये हमेशा लगेंगे. यानी किसी भी लिस्टेड कंपनी के ऊपर हमेशा जो रेगुलेशंस फॉलो होंगी वो कौन सी होंगी? LODR रेगुलेशन. ठीक है, अभी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप अपनी ट्रेनिंग के इंटरव्यू के लिए, दो टाइप के इंटरव्यू आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको पता है? नहीं, अभी हमें जून के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है. इंटरव्यू क्या होता है? अभी ये दिख रहा है कि 40-40 आ जाए और एग्रीगेट बन जाए बस, है ना. दो टाइप के इंटरव्यू. एक इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे. ये पता है ट्रेनिंग करनी पड़ती है.
कितने टाइम की? 21 मंथ्स की करनी पड़ती है, पता है? कहाँ करनी होती है? CS के अंडर करनी होती है, ये पता है? ठीक है। जब आप ये ट्रेनिंग करने जाएंगे तो भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये पता है? नहीं, हमको तो लग रहा था वो हमें घर से लेने आएंगे। इंटरव्यू देना पड़ेगा, और क्या। ठीक है, तो एक वो इंटरव्यू देना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली एक जब आप जॉब करने जाएंगे तब इंटरव्यू देना पड़ेगा। दोनों ही इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक सिर्फ दो होते हैं, एक होता है कंपनीज एक्ट और एक होता है LODR रेगुलेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से समझना कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग इसमें। सबसे पहले कह रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेबी, LODR रेगुलेशन, ये 3 रेगुलेशंस हैं जो इसमें कवर होंगी। Now, SEBI listing obligation and disclosure requirements. SEBI notified SEBI LODR regulation 2015 on September 2, 2015. देखो 2015 में आई है, इसी से समझ में आ रहा है 2015 के पहले क्या लगता था? लिस्टिंग अग्रीमेंट। तो पहले लिस्टिंग अग्रीमेंट था, उसी के क्लॉजेस अब नए फॉर्म में किसमें आ गए हैं? LODR में, which were effective from 1st December 2015 with 2 objectives. जब ये नए रेगुलेशन आए, इनके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट, टू अलाइन इट्स क्लॉजेस ऑफ द लिस्टिंग अग्रीमेंट विद कंपनीज एक्ट। पहले क्या हो रहा था? लिस्टिंग अग्रीमेंट के बहुत सारे क्लॉजेस कंपनीज एक्ट के कॉन्फ्लिक्ट पे जा रहे थे। ये बताओ, लिस्टेड कंपनी के ऊपर दोनों फॉलो होते हैं कि कोई एक फॉलो होगा? दोनों, यानी लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ सेबी की LODR रेगुलेशन भी लगेंगी। लेकिन अगर हम अनलिस्टेड कंपनी की बात करें तो उसके ऊपर क्या लगेगा? सिर्फ कंपनीज एक्ट लगेगा। तो जो लिस्टेड कंपनी थी उनके साथ पहले हो क्या रहा था? कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन LODR रेगुलेशन से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, तो यहाँ एक प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कौन सी रेगुलेशन के थ्रू? LODR। तो ये कह रहे हैं इनका पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इसके क्लॉजेस को अलाइन करना चाह रहे थे, साथ में करना चाह रहे थे कंपनीज एक्ट के साथ। एंड सेकेंडली, टू कंसोलिडेट द कंडीशंस अंडर डिफरेंट सिक्योरिटीज लिस्टिंग अग्रीमेंट इनटू वन सिंगल रेगुलेशन। यानी पहले अलग अलग अग्रीमेंट्स होते थे, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती थी, उन सारी रिक्वायरमेंट को कंसोलिडेट करके एक रेगुलेशन बना दी गई, जिनको हम क्या कहते हैं? सेबी LODR रेगुलेशन। ठीक है, बेसिक समझ में आए कि LODR होता क्या है? ठीक है चलिए अब बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी। दीज रेगुलेशंस शैल अप्लाई टू, देखो किसके ऊपर अप्लाई हो रही है? लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। हम लोग जब जनरल भाषा में बोलते हैं ना, तो हम लोग ये बोलते हैं हमारे शेयर्स लिस्टेड है ना? लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं। क्या ऐसा हमेशा जरूरी है? ये कह रहे हैं लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिनकी कोई, इनमें से कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड हो। ठीक है, अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन भी डिटेल में देखेंगे। कह रहे हैं दीज रेगुलेशन शैल अप्लाई टू लिस्टेड एंटिटी विच हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। और ये वो सारी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज हैं, अभी तो शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहे हैं आइडियाज हो सकते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, कह दो कि पहली बार सुन रहे हैं, कह के दिखाओ कि पहली बार सुन रहे हैं। आईडीआर सुना है सबने? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स। शेयर्स कहाँ के होते हैं? फॉरेन कंपनी के, और वो डिनोमिनेटेड होते हैं इंडियन करेंसी में। ठीक है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट अभी आपने नहीं सुना है, अभी डिटेल में बाद में बताएंगे। ये दोनों चीजें एक है, सिक्योरिटी रिसिट्स। अच्छा, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पता है? जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब भी हो जाएंगे। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड और SME एक्सचेंज और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ये पहली बार सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं हाँ सुना तो कई बार, पता नहीं है। पता भी है, सुना भी है। SME एक्सचेंज ये क्या होता है? हाँ, जो छोटी कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स को लिस्ट करने के लिए SME एक्सचेंज बनाया जाता है। सिमिलरली वो कंपनीज जो स्टार्टअप है, इनोवेशन करती हैं, उनकी सिक्योरिटीज को लिस्ट करने के लिए इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म होता है। इनको लिस्ट करने के लिए जो भी इनकी सिक्योरिटीज होती हैं उनको भी लिस्ट करने के लिए वो कंपनी लिस्टेड कंपनी कहलाई जाएगी। यानी अगर मान लो एक SME है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उसकी कोई सिक्योरिटी SME एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो बताओ वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लिस्टेड कंपनी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? यस कहलाएगी। और उसके ऊपर LODR लगेगा कि नहीं लगेगा? यस लगेगा। इसी को हम दूसरी तरह से पुटअप कर रहे हैं। मान लीजिए एक स्टार्टअप कंपनी है,
वो स्टार्टअप कंपनी ने अपनी कुछ सिक्योरिटीज निकाली, ठीक है, और उस स्टार्टअप कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराया, बताओ कहाँ? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब केस स्टडी के फॉर्म में समझने की कोशिश करिए। एक कंपनी थी, लेट्स से XYZ लिमिटेड, ठीक है। वो कंपनी एक स्टार्टअप का प्रोजेक्ट कर रही थी और उसने अपनी सिक्योरिटीज को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्ट करा दिया, बट उसने सेबी LODR के रेगुलेशंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं किया। सेबी ने उनके ऊपर एक ऑर्डर इशू कर दिया कि क्योंकि आपने LODR कंप्लाई नहीं किया है, इसलिए हम आपके सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कर देंगे। कंपनी का कंटेंशन ये है कि हम एक स्टार्टअप कंपनी है और क्योंकि हमने अपनी सिक्योरिटीज को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्ट किया है, देयरफॉर हमारे ऊपर सेबी की LODR रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी बताना है कि क्या होगा, कौन सही कह रहा है, सेबी सही कह रहा है या कंपनी सही कह रही है? सेबी सही कह रहा है, इनको LODR फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? इस पॉइंट की वजह से कह रहे हैं, भले ही किसी कंपनी के शेयर्स SME एक्सचेंज में लिस्टेड हो या उसकी सिक्योरिटी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड हो, कुछ भी हो, तो भी वो लिस्टेड कंपनी कहलाई जाएगी, और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर सेबी के LODR रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, क्योंकि अभी जब हम लोग रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट उठा के वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेट्स से एक रिक्वायरमेंट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंपनी को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं लिस्टेड कंपनी की मान लो एक रिक्वायरमेंट है कि हर लिस्टेड कंपनी को एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि XYZ लिमिटेड एक स्टार्टअप है जो कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है, लेकिन उस कंपनी ने अपनी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं किया एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। अब आपको समझ में आया? वो कहीं बोलेंगे भी नहीं कि कौन सी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव नॉट अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। क्या उन्होंने सेबी की रेगुलेशंस को कंप्लाई किया है? आपको पता है क्वेश्चन टफ तब हो जाता है जब वो रेगुलेशन का नाम ना लिखे। अगर उन्होंने रेगुलेशन का नाम लिखा ना एज पर सेबी LODR रेगुलेशन, तो आपको चैप्टर समझ आ जाता है कि हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर उन्होंने जनरल चीज बोल दी ना कि क्या इस कंपनी ने सेबी के किसी रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस किया है, ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि सारे चैप्टर में अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आया कहां से। आप समझ रहे हो पूछना क्या चाह रहे हैं? तो अगर मान लीजिए उन्होंने कहा ये इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है और इनको कंपनी सेक्रेटरी इन्होंने अपॉइंट नहीं किया है, मैनेजमेंट जो है वो ये कह रहा है कि हमें कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नाउ एज पर योर ओपिनियन वेदर द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट इज जस्टिफाइड। उन्होंने नाम ही नहीं लिया सेबी का। अब पहली चीज अभी तो आपको बहुत समझ में आ रहा है, हाँ ये क्या, ये क्वेश्चन आएगा तो हम लिख लेंगे, बट अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो आपको यही नहीं समझ में आएगा प्रोविजन क्या लग रहा है। आई होप अभी समझ में आ रहा है। बोलने के बाद हमको 1 मिनट बाद लगा, ऐसा तो नहीं कि वहां क्या हमको यही नहीं समझ में आ रहा है, क्या लगेगा। आपको समझ में आया पूरी बात क्या है इसमें? सबसे पहली चीज कि जो कंपनीज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्टेड है वो भी लिस्टेड कंपनी कहलाई जाती हैं। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उनके ऊपर सेबी की LODR रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी उनको, और सेबी की LODR रेगुलेशन ये कहता है कि आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। इस वजह से इस कंपनी का जो मैनेजमेंट कह रहा है वो गलत कह रहा है। समझ आ गया? इतना इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे? हाँ, यहाँ बैठ के तो सब कर लेते हैं, वहां पता नहीं क्या हो जाता है। अच्छा एनीवेज, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है पता है सबको? इसीलिए मिनी सीरीज लेते हैं हम, याददाश्त वापस आ जाए इसलिए। म्यूचुअल फंड्स अपनी यूनिट्स इशू करता है। हमने आपको बताया था जैसे कोई कंपनी शेयर इशू करती है वैसे ही म्यूचुअल फंड्स क्या इशू करता है? यूनिट्स। अगर म्यूचुअल फंड ने अपनी यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया हुआ है तो वो म्यूचुअल फंड भी लिस्टेड एंटिटी कहलाया जाएगा, और अगर वो म्यूचुअल फंड लिस्टेड एंटिटी है तो उसके ऊपर भी LODR रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। सी हम लोग का माइंड क्या चलता है, जैसे अगर हम आपसे कहें म्यूचुअल फंड है उसने अपने यूनिट्स को लिस्ट कराया है, तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है आपको पता है? म्यूचुअल फंड है तो इसके ऊपर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन लगती है, ठीक है। हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड है क्योंकि हमने चैप्टर में वही पढ़ा है। हमारे सामने म्यूचुअल फंड वर्ड आया, अब जो क्वेश्चन हमने इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म का पूछा था वही क्वेश्चन अगर म्यूचुअल फंड के फॉर्म पे आए, अब समझना, अगर क्वेश्चन में इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म आएगा, हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। अगर क्वेश्चन में इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म या स्टार्टअप कुछ लिखा है तो आपको पता है फर्स्ट इंस्टेंस पे क्या लगेगा, वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है? ICDR का है। यहां पे प्रॉब्लम हुई क्योंकि आपको क्या लगेगा, मेन टॉपिक हमने कहां पढ़ा है? ICDR।
सिमिलरली एग्जाम में क्वेश्चन आया, एबीसी वाज अ म्यूचुअल फंड, ठीक है, उसका इतना इतना नेटवर्थ था, उसकी एएमसी ये थी, और उसने अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया हुआ है। ये लाइन बड़ी हल्की साउंड होती है, ठीक है। अब आगे वो कहेंगे कि उन्होंने सच एंड सच, वही ले लो, उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं किया। अब आप याद क्या करेंगे पता है कि म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में क्या हमने कोई पॉइंट पढ़ा है कि सीएस को अपॉइंट करना पड़ता है? अब आप वो पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन आया कहां से है, ठीक है। और ऐसा ही होता है, मान लीजिए आपने पूरा म्यूचुअल फंड रेगुलेशन लिख भी आए, तभी आप कहते हैं लिख के तो पूरा आए थे, नंबर कुछ नहीं आए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर क्वेश्चन में म्यूचुअल फंड लिखा है तो वो क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का ही होगा, स्पेशली इन दिस पेपर। ईसीआईपीएल में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ईसीआईपीएल में हर चैप्टर अलग है, हर एक्ट अलग है। कैपिटल मार्केट में ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलो तो अगर म्यूचुअल फंड ने अपने यूनिट्स लिस्ट कराई हैं तो भी एलओडीआर लगेगा। इसके अलावा एनी अदर सिक्योरिटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, ठीक है। आप कह रहे हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देने वाली होती है तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज से कि हम आपके स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाएंगे। आईसीडीआर में हम लोगों ने देखा था, ये कंडीशन थी कि जब आप पब्लिक इशू निकालने वाले हैं उसके पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल यानी कि आपको उनकी अप्रूवल चाहिए होती है। वही चीज यहाँ लिखा है, द लिस्टेड एंटिटी बिफोर इशूइंग सिक्योरिटी शैल ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन द फॉलोइंग मैनर। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब ये हो गया हर सेपरेट इशू के लिए आपको अप्रूवल लेनी है। हमने आपको बताया था कंपनी लिस्टेड होती है कि सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है? सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है, और वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड होती है वो लिस्टेड कंपनी कहलाई जाती है। अब पहले मेरे 1 लाख शेयर्स थे मार्केट में, आज हमने 20,000 शेयर्स और निकाले, तो इन 20,000 शेयर्स को हमें फिर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी लिस्ट कराने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली क्लियर है सबको? तो ये कह रहे हैं जब भी हम नए शेयर्स या नई सिक्योरिटीज इशू करना चाह रहे हैं तो हमें स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए। अब देखो किससे लेनी है अप्रूवल, वेयर द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ओनली ऑन recognized stock exchange having nationwide trading terminal from all such stock exchange। अब पहली बार ये नए वर्ड्स आए हैं, पहली चीज आई recognized stock exchange। आज तक आपने एक वर्ड सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज, है ना। recognized stock exchange वो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिली हुई है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, और जो स्टॉक एक्सचेंज उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लेता है उसको क्या क्राइटेरिया दे दिया जाता है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ओके। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल का मतलब आप कहीं से भी ट्रेड करें, आप उस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल हमारी कंट्री में 2 स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जो जिनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, एनएससी एंड बीएससी, ओके। वैसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है रीजनल लेवल पर, बट जो नेशनलाइज लेवल पे 2 स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन से हैं? एनएससी एंड बीएससी, जिनकी ट्रेडिंग आप कहीं से कर सकते हो। आप यहाँ बैठे हो तो भी आप एनएससी में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप कहीं और बैठे हो वहां से भी कर सकते हो। इसका मतलब होता है नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। अब ये पॉइंट क्या बता रहा है? कह रहे हैं अगर आपकी सिक्योरिटीज कहाँ लिस्टेड है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, तो आपको उन सारे स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग की परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत आराम से मतलब समझो, मान लीजिए मेरी सिक्योरिटीज, ठीक है, कहाँ पे लिस्टेड है? दोनों, एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएससी में भी लिस्टेड है। अब एनएससी और बीएससी दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है और दोनों का ही नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। आज जब हम अपने नई सिक्योरिटीज निकाल रहे हैं तो बताओ किसी एक से अप्रूवल लेके काम चल जाएगा कि दोनों से लेना पड़ेगा? दोनों से। समझ आ रही है सबको बात? ठीक है, ध्यान से पढ़ना फिर से। वेयर द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन only on recognized stock exchange having nationwide trading terminal from all such stock exchange। तो जहां जहां पर भी recognized stock exchange है जिनका nationwide trading terminal है, उन सब से हमको in principle approval लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो अगर मान लीजिए हम अपने नए सिक्योरिटीज निकालना चाह रहे थे, ठीक है, हमने एनएससी से अप्रूवल ले ली, बीएससी से नहीं ली, तो बताओ हमने कंप्लायंस किया है कि नॉन कंप्लायंस किया है? नॉन कंप्लायंस, क्योंकि हमें दोनों से ही अप्रूवल लेनी चाहिए थी। ठीक है, अभी रख दो बेटा अटेंडेंस शीट, साइड रख दो, डिस्टर्ब हो रहा है हमको बहुत। आप कह रहे हैं हमको भी डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए नहीं, वो अटेंडेंस शीट में दिमाग लग गया ना एक्चुअली। हाँ बेटा बताओ, बता रहे।
हाँ देखो कह रहे हैं ना, दे आर लिस्टेड ओनली ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल देन फ्रॉम ऑल सच स्टॉक एक्सचेंज। आप जहां जहां लिस्टेड हो, जहां लिस्टेड नहीं उनसे नहीं लेनी, जहां जहां लिस्टेड हो उनसे लेनी, अगर दोनों में हो तो दोनों से लेनी है। ठीक है, पॉइंट फिर से समझना। वेयर सिक्योरिटीज, ये पहले किस चीज के अप्रूवल ले रहे हैं अभी समझ लीजिए। आज हम नए सिक्योरिटीज निकाल रहे हैं, उन नए सिक्योरिटीज को लिस्ट कराने की हमें परमिशन लेनी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अगर आप नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाले रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो तो जहां जहां पर लिस्टेड हो उन सब से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अगर मान लीजिए आप लिस्टेड थे एनएससी में भी बीएससी में भी, अब आप नए सिक्योरिटीज निकाल रहे हो और आपने परमिशन ले ली सिर्फ एनएससी से, तो ये क्या हो गया, नॉन कंप्लायंस, क्योंकि आपको दोनों से ही परमिशन लेनी चाहिए थी। समझ आ गया पॉइंट? ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट पढ़ना तो पहला और समझ में आएगा। दूसरे में कह रहे हैं वेयर द सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब क्या कह रहे हैं, अगर आपकी कंपनी की सिक्योरिटी किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं थी, ठीक है, देन फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंज इन विच द सिक्योरिटीज ऑफ द इशूअर आर प्रपोज टू बी लिस्टेड। यानी अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड नहीं थे तो जहां आप लिस्टेड हो या जहां आप लिस्ट करवाना चाह रहे हो वहां से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो दो पॉइंट्स क्या हुए, अगर आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में पहले से लिस्टेड थे तो जिस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे उन सबकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल हो वहां लिस्टेड नहीं थे तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में अब आप लिस्ट कराना चाह रहे हो उससे आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और तीसरा देखो तो और समझ में आएगा, where securities are listed on recognized stock exchange having nationwide trading terminal as well as recognized stock exchange not having nationwide trading terminal। बताओ अब क्या हुआ, हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं लेकिन कुछ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जिनका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है और कुछ ऐसे हैं जिनका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है, तो बताओ किसकी अप्रूवल लेनी होगी। देखो, from all recognized stock exchange having nationwide trading terminal, यानी जिनका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है अगर उनसे परमिशन नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन, 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, पहले तो इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वो होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया है अगर वो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस को फॉलो कर ले, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो पूरे इंडिया में कहीं से भी जिनकी ट्रेडिंग की जा सकती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, ये तो एक्ट की भाषा है इसलिए एनएससी और बीएससी ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड भी हैं और नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल भी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड हो और आप नई सिक्योरिटीज निकालना चाह रहे हो तो आपको एनएससी बीएससी दोनों की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो तो आप जहां लिस्ट करवाना चाह रहे हो उस स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले लो। और थर्ड क्या बोल रहे थे, आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है और कुछ ऐसे भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है, तो अगर आपने उनकी परमिशन ले ली है जिनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है यानी एनएससी बीएससी की अप्रूवल अगर आपने ले ली है तो काम चल जाएगा। अब क्लियर है तीनों बातें? ठीक है फाइन, चलो अब यहां से देखिए बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं एलओडीआर रेगुलेशन, जिसमें सबसे पहला है की डेफिनेशंस। नाउ लिस्टेड एंटिटी क्या होती है? लिस्टेड एंटिटी मींस एन एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज इशूड बाय इट। देखो आज तक हम लोग यही बोलते थे जिसके शेयर्स लिस्टेड हो, लेकिन एलओडीआर रेगुलेशन क्या कह रहा है, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। ठीक है, पहला वर्ड आया डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। अब अभी हमको ये बात समझ नहीं आ रही कि डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ। क्या हुआ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी? ऊपर छोड़ो नीचे देख लो, अगली डेफिनेशन देखो। एक्ट में जो भी शब्द है ना उनके मतलब वहीं दिए होंगे। तो जब हमने पहली लाइन पढ़ी लिस्टेड एंटिटी क्या है, तो लिस्टेड एंटिटी वो है जिसकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड हो। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आया, आपके दिमाग में आया? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता, आप ही बोलती चली जाती हो। सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी क्या है। तो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी क्या है उसके लिए अगली डेफिनेशन है ये।
ठीक है। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी मींस स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब देखो डेजिग्नेटेड में क्या क्या आएगा, ठीक है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स लाइक, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये भी डेजिग्नेटेड होंगी। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, आईडीआरस, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसिट्स, units issued by mutual fund, zero coupon, zero principal instruments or any other security as may be specified by SEBI. ये सारी की सारी सिक्योरिटी डेजिग्नेटेड होती हैं। इसका मतलब समझो, इनमें से कोई भी सिक्योरिटी अगर आपने लिस्ट कराई है तो आप लिस्टेड एंटिटी कहलाई जाएंगे। बहुत डीप डेफिनेशन है। आपको नहीं लग रहा सब कुछ पढ़ लिया, इक्विटी शेयर तो आए ही नहीं, समझ आया? हम लोग तो बचपन से यही बोलते आ रहे थे कि लिस्टेड कंपनी वो होती है जिसके शेयर लिस्टेड होते, और 2 पॉइंट पढ़ लिए, शेयर का नाम नहीं ले रहे, बाकी पता नहीं कौन कौन से भयानक शब्द बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहे हैं क्या क्या लिस्टेड हो। हम लोग को तो यही पता था कि कंपनी का शेयर ही होता है जो होता है। तो क्या आप बता सकते हो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी में कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है जो शेयर को कवर कर रही है? जब आपने डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी पढ़ा तो आपने कहा सब कुछ तो समझ में आ रहा है, सुना सुना भी लग रहा है, ये स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या चीज है? What do we mean by specified security? तो इसके लिए क्या करें? अगली डेफिनेशन देखिए। समझ आया कैसे उतर रहे हैं सीढ़ियां हम लोग, है ना? कुछ बच्चे कह रहे सीढ़ी कहाँ, हम तो चेयर पे ही बैठे हैं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मींस, अब देखो, इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ऊपर वाले पॉइंट्स में अगर आप देखें तो कन्वर्टेबल नहीं थे कहीं पर, ध्यान दो, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो अगर हम आपसे पूछें मेरी कंपनी ने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, ठीक है, तो क्या मेरी कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ेगा? मेरी कंपनी ने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, क्या हमें लिस्ट करवाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि कन्वर्टेबल वाले कवर होते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इज अ वर्ड यूज्ड अंडर डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी, एंड एवरी कंपनी जिसकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं उनको हम लोग लिस्टेड कंपनी मान लेंगे। इन डेप्थ डेफिनेशन समझ में आई? और अगर मान लीजिए हम आपसे कहें, देखो सेम चीज, अगर हम आपसे कहें मेरे कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आ जाएगा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में। और अगर हम आपसे कहें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो लिस्ट कराना पड़ेगा, तो भी कराना पड़ेगा बी पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है, फाइन। इस चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना, ओके। कोई कंपनी कह रही है हमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, आप हमारे कंपनी सेक्रेटरी हो, आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, एलओडीआर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पहले तो आप यही कहोगे यही चैप्टर तो छोड़ के गए थे, इसके अलावा कुछ भी पूछ लो, आईसीडीआर सुना दे, है ना, यही तो करोगे आप, आईसीडीआर सुना दे, ये जो ये, हाँ डिपॉजिटरी पूछ लो, वो आसान था, डिपॉजिटरी का कुछ भी पूछ लो। तो मैनेजिंग डायरेक्टर आपसे कह रहा है कि भैया कन्वर्टेबल डिबेंचर निकालने की सोच रहे हैं, बट शेयर लिस्ट होते तब एलओडीआर लगता है, कन्वर्टेबल डिबेंचर में थोड़ा ना एलओडीआर लगेगा। अच्छा, जब मैनेजिंग डायरेक्टर ये कॉन्फिडेंस से बोलेगा, एक और डर हमको जो है, आपको लगेगा ये सही तो नहीं कह रहा है कहीं, हमें आपके लिए बहुत डर लगता है कि आप कंपनी में जाके क्या कमाल करके आएंगे। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉन्फिडेंस से बोला कन्वर्टेबल डिवेंचर है, लिस्टेड तो वो कंपनी होती है, एलओडीआर तो उनके ऊपर लगता है जिनको शेयर लिस्ट कराना पड़ता है, हम तो कन्वर्टेबल डिवेंचर निकाल रहे हैं, इससे हमारा फायदा ये होगा हमें एलओडीआर को फॉलो भी नहीं करना पड़ेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ये बात आपसे कह रहा है जो कि उसका कंपनी सेक्रेटरी है, तो कृपया बताएं आप क्या आंसर देंगे उनको? आप कहेंगे सबसे पहले एलओडीआर रेगुलेशन की, सर अगर आप लिस्टेड एंटिटी की डेफिनेशन पढ़ें, थोड़ा अपना कलाकारी भी दिखाना, ये ना बताना कि नहीं नहीं लगेगा। अगर आप लिस्टेड एंटिटी की डेफिनेशन देखें एलओडीआर रेगुलेशन के हिसाब से, तो एवरी एंटिटी हुज डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लिस्टेड एंटिटी। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी कवर्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल एंड अदर सिक्योरिटी, एंड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कवर्स इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। देयरफॉर सर, आप जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स निकालने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर एलओडीआर रेगुलेशन लगेगा। आपकी खुशी देखिए, आंसर हम पूरा बोले हैं, खुशी इनको इतनी हो गई। वैसे अगर आप इतना आंसर मैनेजिंग डायरेक्टर को देंगे खुश हो जाएगा, हो सकता है थोड़ी सैलरी भी बढ़ा दे, है ना, लेकिन दिक्कत ये है वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको याद रहे तब तो। चलो एनीवेज, आई होप डेप्थ तक समझ में आ गया, ठीक है।
ये जितने और इंस्ट्रूमेंट्स है ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी सुना होगा, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, नॉन क्यूमुलेटिव, सिक्योरिटाइज, ये भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्टिंग अग्रीमेंट की। लिस्टिंग अग्रीमेंट हमने आपको बताया था किसके किसके बीच में होता है, कंपनी जो लिस्ट कराने आई है और स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के एम आई ऑडिबल नाउ? ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज रिप्लाई करें, एम आई ऑडिबल? ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है, चलो। अगली डेफिनेशन देखो किस चीज की है, रिलेटेड पार्टी। देखो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या कह रही है, इट मींस रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 76 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट और अंडर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी अगेन जब हम एलओडीआर रेगुलेशंस पढ़ेंगे, एलओडीआर रेगुलेशंस के अंदर रिलेटेड पार्टी जहां लिखा होगा, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होगा, ये मतलब कहां दिया है, अगेन कंपनीज एक्ट के सेक्शन में दिया हुआ है कि रिलेटेड पार्टी कौन होती है, ओके। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज दी है, वो ये, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन और एंटिटी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, यानी कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रमोटर से रिलेटेड है। प्रमोटर कौन होता है बाय द वे, जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, कुल मिला के कह सकते हैं जो मालिक है, ठीक है। कह रहे हैं प्रमोटर से रिलेटेड अगर कोई पर्सन है तो हम उसको क्या मान लेंगे, रिलेटेड पार्टी, ओके। यानी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन कह रहे हैं कंपनीज एक्ट में जो दी है वो तो पूरी है ही, उसके साथ ये कुछ एडिशनल बातें हैं जो एलओडीआर में दी हुई हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट में एनी पर्सन और एंटिटी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, तो आप प्रमोटर के रिलेटेड है या प्रमोटर ग्रुप एंटिटी से रिलेटेड है तो भी आप क्या कहलाए जाएंगे, रिलेटेड पार्टी। और सेकंड, एनी पर्सन और एंटिटी
होल्डिंग इक्विटी शेयर्स, इसमें फर्स्ट वाला चाहो तो काट दो, सेकंड वाले में मतलब एक्चुअली ऐसे देखो 20% और मोर और 10% हो गया है 1 अप्रैल 2023 से, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला अब रेलेवेंट है, आप चाहे तो ये हटा सकते हैं। हाँ 10% और मोर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी कह रहे हैं कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कम से कम कितने शेयर्स ले रखे हो, 10% या उससे ज्यादा शेयर ले लिए हो इन द लिस्टेड एंटिटी ईदर डायरेक्टली और ऑन अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट बेसिस, अगली लाइन इंपॉर्टेंट मार्क करो, शैल बी डीम्ड टू बी अ रिलेटेड पार्टी। बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, रिलेटेड पार्टी वो है जो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है, ठीक है। सेकंड, कह रहे हैं कोई भी एंटिटी जो प्रमोटर से रिलेटेड है या प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है वो रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। एंड थर्ड, हर वो एंटिटी जिसके पास 10% से ज्यादा शेयर्स हैं लिस्टेड एंटिटी के, उनको हम लोग क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी का यूज क्या है ये भी आगे रेगुलेशन में मिलेगा, हम लोग अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशंस, ठीक है। तो क्या मतलब है रिलेटेड पार्टी का यूज कहां आएगा ये भी आगे देखेंगे हम लोग, अभी सिर्फ इसका मतलब पढ़ रहे हैं। जब हम लोग इसका वर्ड आएगा ना तब हम लोग एक बार और इसकी डेफिनेशंस पे आएंगे, ओके। इसी तरह अगली डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन याद है किसी को? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मॉड्यूल 2 पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब दे हैवंट स्टडीड मॉड्यूल 1, जिन्होंने मॉड्यूल 1 एक बार भी नहीं पढ़ा, हाथ उठाएं प्लीज। ऐसे कोई गलत बात नहीं कर दी आपने? अच्छा ठीक है, हम उनको सिर्फ उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में भी दी हुई है, और बहुत बड़ी का हम पढ़ाएंगे, आप लोग नहीं पढ़ाओगे, आज हम पढ़ाएंगे। एकदम शांत, ठीक है, आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ओके। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट में दी हुई है। पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है, ठीक है। सिंपल भाषा में बताएं तो डायरेक्टर हु इज नॉट डिपेंडेंट, वो कौन हुआ, इंडिपेंडेंट, है ना। ऐसे ही तो ये लोग भी बताते हैं, है ना, एक्ट में भी तो ऐसी भाषा लिखी होती है। देखिए कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका कंपनी में कोई मटीरियल इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर हम कहें कि कोई डायरेक्टर है जिसको कंपनी से सैलरी मिल रही है, तो ऑब्वियसली अगर उसको कंपनी से सैलरी मिल रही है यानी वो क्या हो गया, डिपेंडेंट, उसका कंपनी में कोई मटीरियल इंटरेस्ट है। ऐसे डायरेक्टर्स कौन से डायरेक्टर्स होते हैं, डिपेंडेंट डायरेक्टर। डिपेंडेंट डायरेक्टर्स कई बार बायस्ड हो सकते हैं, बायस्ड मतलब समझ गए, मतलब हो सकता है कई बार वो कोई ऐसा डिसीजन ले जो उनके फेवर में हो, ओके। शेयर होल्डर्स, थोड़ा सा पीछे चल के समझते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स एक्चुअल ओनर्स होते हैं कंपनी के। कंपनी में पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर का। लेकिन क्योंकि शेयर होल्डर्स डेली बेसिस पे कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, डायरेक्टर्स को। अब डायरेक्टर्स का कई बार बायसनेस हो सकती है, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में भी काम कर सकते हैं, इसलिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना भी जरूरी है। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ये कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं होते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या देखने के लिए बैठे हैं बताओ। अच्छा आपको ये याद है आपके स्कूल में जब बोर्ड एग्जाम होता था तो एक वो एग्जामिनर आता था बाहर का, है ना, कुछ लोग का सेंटर उन्हीं के स्कूल में पड़ता था, है ना। तो जिनका सेंटर उनके स्कूल में पड़ता था उसमें भी एक बाहर का एग्जामिनर आता था बोर्ड एग्जाम में चेक कर, बोर्ड एग्जाम दिए, मतलब इस चीज को मैं इतना इलेबोरेट करना पड़ा, बोर्ड एग्जाम जैसे बोले बोर्ड, ये सब क्या हो गया। तो एक बाहर का पर्सन आता था, एक्सटर्नल जिसको बोलते थे, कई बार इन्विजिलेटर एक्सटर्नल होते थे, वो आते थे चेकिंग करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास का टीचर खुद ही चीटिंग करा रहा हो बच्चों को। बिल्कुल वैसे ही डिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहीं बायस ना हो जाए ये देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ बैठाए जाते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सीधा सीधा मतलब ये है कि उनका कंपनी से किसी भी तरीके का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये आते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं और मीटिंग की फीस ले लेते हैं और खुशी खुशी घर चले जाते हैं, और ये देखते हैं कि कहीं डिपेंडेंट डायरेक्टर्स कोई ऐसा गलत काम ना कर रहे हो। तो कुल मिला के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो हुए जिनका कंपनी में कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो और ये दूर दूर तक कंपनी या उसके प्रमोटर या उससे किसी भी तरह रिलेटेड नहीं होते। ऐसे डायरेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। ये हमने बेसिक सी बात समझाई है सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मॉड्यूल 1 नहीं पढ़ा है, ओके। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में भी बहुत बड़ी सी दी हुई है, और यहां पर भी कुछ छोटी नहीं है, जरा देखो, दिखा,
लेकिन ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट वाली नहीं है, ये डेफिनेशन सेबी LODR रेगुलेशन की है। ऑल्दो काफी हद तक पॉइंट सेम मिलेंगे, लेकिन सारे पॉइंट सेम नहीं है, ठीक है। तो आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आपको करना ये डेफिनेशन पढ़ के आनी है। अब जिन्होंने मॉड्यूल 1 पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन पॉइंट्स है लेकिन कुछ डिफरेंट भी हैं। और जिन्होंने मॉड्यूल 1 नहीं पढ़ा है, वो इस नजरिए से पढ़िएगा कि ये वो डायरेक्टर होते हैं जिनका किसी से भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप ट्राई करके आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर हो तो। है ठीक है, अब कुछ बच्चे शाम को समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है ना। ओके, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? LODR रेगुलेशन। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? ठीक है, CMSL और SLCM एज द केस में भी, ठीक है। और LODR में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि ये रेगुलेशन किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है? हर उस कंपनी के ऊपर जिसने अपनी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी लिस्ट कराई हो। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी क्या होती है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल एंड अदर सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या होती है? इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल, यानी कुल मिला के चाहे कन्वर्टेबल हो या नॉन कन्वर्टेबल हो, दोनों को ही लिस्टेड एंटिटी कहलाया जाएगा, ठीक है। लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज और एंटिटी के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो लिस्टिंग अग्रीमेंट होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इनकी कंप्लायंसेस। ऑब्लिगेशन, नाम क्या था? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, यही नाम था। अब हम लोग पढ़ेंगे इन लिस्टेड एंटिटीज की ऑब्लिगेशंस होती क्या है। जरा देखो, ऑब्लिगेशन को इन्होंने क्लासिफाई कैसे किया है, ये याद नहीं करना, सिर्फ देखो, कॉमन ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल फॉर ऑल लिस्टेड एंटिटी। मतलब समझे क्या हुआ? कह रहे हैं एक कैटेगरी इन्होंने बनाई कॉमन ऑब्लिगेशन जो सबको फॉलो करनी है। सबको मतलब या तुम्हारे शेयर लिस्टेड हो, कन्वर्टेबल लिस्टेड हो, म्यूचुअल फंड के यूनिट लिस्टेड हो, कुछ भी लिस्टेड हो, आपको ये ऑब्लिगेशन तो फॉलो करनी ही करनी है। उसके अलावा कह रहे हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी which has listed its specified security and non convertible debt। मतलब जिन्होंने अपने शेयर्स या तो लिस्ट करा रखे हो या फिर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी लिस्ट कराई हो, बताओ उनको सिर्फ 1 फॉलो करना है, सिर्फ 2 फॉलो करना है, कि 1 और 2 दोनों फॉलो करना है? हमने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। इनके अंदर ऑब्लिगेशन क्या है अभी हमें नहीं पता, हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी कंपनी ने लेट से अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट करवाए, ठीक है, तो उनको फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दोनों फॉलो करना है या सिर्फ सेकंड करना है? दोनों। यानी फर्स्ट जो कॉमन है वो तो करना ही करना है, और सेकंड जो सिर्फ उनके लिए बनाई गई है वो करनी है। सिमिलरली अगर मेरी कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी सिर्फ इशू करी है, तो बताओ उनको क्या क्या करना है? फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फाइन। यानी आप जब अपनी कंपनी में होंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी कंपनी क्या लिस्ट करवाना चाह रही है, और फिर उसमें आप 2 चीजें एप्लीकेबल करवाएंगे। कॉमन ऑब्लिगेशंस तो फॉलो करनी ही है, और उनके लिए जो स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस बनाई है वो दोनों फॉलो करनी है। एनी डाउट इन दिस? इसी तरह सबकी हैं, देखो, ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड इट्स IDR, ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड इट्स सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, तो सबके लिए अलग अलग भी हैं। लास्ट वाली देखो, व्हिच हैज लिस्टेड इट्स म्यूचुअल फंड, तो अगर मान लो कोई म्यूचुअल फंड एंटिटी अपने यूनिट्स लिस्ट करा रही है तो उसे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? फर्स्ट वाला करना पड़ेगा और ये लास्ट वाला करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? और म्यूचुअल फंड तो ऑब्वियसली रेगुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जरा देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कॉमन ऑब्लिगेशंस हैं क्या। द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट की मैनेजरियल पर्सनल, डायरेक्टर, प्रमोटर और एनी अदर पर्सन डीलिंग विद द लिस्टेड एंटिटी complies with the responsibilities और obligations, जिसमें सबसे पहले आती है जनरल ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल टू ऑल द लिस्टेड एंटिटी। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि पहला पॉइंट देखो जरा, सबसे पहली ऑब्लिगेशन ही क्या है? कौन होता है ये कंप्लायंस ऑफिसर? अ लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट अ, इसमें आपको डाउट है? आप कह रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी तो बन जाएंगे, है ना, क्वालिफाइड होंगे कि नहीं? कंपनी सेक्रेटरी बन गए मतलब क्वालिफाइड हैं। ओके, अ लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एज द कंप्लायंस ऑफिसर हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी आप समझे, किसी भी, इससे अपना स्कोप समझो, जैसे आप कहते हैं ना CS का स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है, इससे अपना स्कोप समझने की कोशिश करिए।
किसी भी एंटिटी ने अपनी कोई भी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी लिस्ट करवाई हो, उसको सबसे पहली ऑब्लिगेशन क्या फॉलो करनी है? कंप्लायंस ऑफिसर रखना पड़ेगा। और कंप्लायंस ऑफिसर कौन हो सकता है? सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। अब बताओ, ऐसा कभी हो सकता है कि सीएसओ जॉब ना मिल रही हो? दिस इज नॉट पॉसिबल, प्रोवाइडेड आपका नॉलेज लेवल अच्छा हो। ये बहुत जरूरी है ना? क्योंकि किसी भी, और आपको ये पता ही है कि ज्यादातर कंपनीज जो अच्छी बड़ी कंपनीज हैं वो लिस्ट कराती ही हैं अपने आप को, सिक्योरिटीज लिस्ट कराएंगी ही कराएंगी। वो ये नहीं कह रहे जिन्होंने शेयर लिस्ट कराए हो। ये पॉइंट कॉमन ऑब्लिगेशंस के अंडर है, यानी सबको फॉलो करना है। यानी हर वो कंपनी जिसने अपनी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी लिस्ट कराई है, उसको एलओडीआर रेगुलेशन का सबसे पहला नियम जो फॉलो करना है वो ये कि आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। और वो कंप्लायंस ऑफिसर सिर्फ कौन हो सकता है? क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। खुशी हुई है जान के कि ये लग रहा है अरे काम करना पड़ेगा। अच्छा, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, काम देखिए जरा आपका क्या है। एंश्योरिंग कंफर्मिटी विद रेगुलेटरी प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटी इन लेटर एंड स्पिरिट। सबसे पहला काम क्या है? कंफर्मिटी विद रेगुलेटरी प्रोविजंस। रेगुलेटरी प्रोविजंस मतलब लॉ, लीगल प्रोविजंस। कह रहे हैं एलओडीआर रेगुलेशंस के जो भी लीगल प्रोविजंस लग रहे हैं वो कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं, इन लेटर एंड स्पिरिट। इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट में समझो तो दिल और दिमाग दोनों से। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए कंप्लायंस हो रहा है, आपकी ड्यूटी है चेक करना कि सारी रेगुलेशन कंप्लाई हो रही कि नहीं। इसके लिए आपको सारी रेगुलेशन पता होनी चाहिए। जब पता होंगी तभी तो ये चेक करोगे कि कंप्लाई हो रही हैं कि नहीं। समझ में आया? ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर सबसे पहला काम ये देखना है कि कंपनी के ऊपर जो भी लीगल रेगुलेशंस लग रहे हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। किसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इंश्योरिंग करेक्ट प्रोसीजर्स आर फॉलोड एंड रिपोर्ट्स आर बीइंग फाइल्ड। हर चीज का प्रोसीजर सही है, टाइम टू टाइम रिपोर्ट फाइल हो रहे हैं कि नहीं, रिटर्न फाइल हो रहे हैं कि नहीं, ये सब देखना किसका काम होगा? कंप्लायंस ऑफिसर यानी कि सीएस का। एंड मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रेवियांस रिड्रेसल डिवीजन। ये ग्रेवियांस रिड्रेसल डिवीजन क्या हुआ? इन्वेस्टर्स की जो भी शिकायतें हैं, ठीक है, आपको ये देखना जरूरी है कि इन्वेस्टर्स की उन शिकायतों का रिड्रेसल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपनी इन्वेस्टर्स की शिकायतों का जवाब दे रही है कि नहीं देख रही है। ये देखना सारा काम किसका होगा? कंप्लायंस ऑफिसर का। और हर एंटिटी जिसकी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी लिस्टेड है उसको एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। यही वो पॉइंट था जिसका क्वेश्चन हमने अपने आपसे वहां पूछा था कि मान लो एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। अब एक म्यूचुअल फंड है जो अपने यूनिट्स को लिस्ट कराना चाह रहा है। उस म्यूचुअल फंड ने कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया, ठीक है। अब बताओ उसने कोई नॉन कंप्लायंस किया है कि नहीं। जब ये क्वेश्चन आएगा तो फर्स्टली म्यूचुअल फंड पढ़ के पहली चीज दिमाग में क्या आएगी कि ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, जबकि म्यूचुअल फंड में हम लोग ने ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर की बात आई, इसका मतलब वो एलओडीआर रेगुलेशंस की बात कर रहा है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कंपनी कुछ भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी अगर लिस्टेड है तो भी वो लिस्टेड एंटिटी है एंड देयरफॉर उसके ऊपर एलओडीआर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगी, तो उसको कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। एनी डाउट? पक्का? एक क्वेश्चन पूछे, एक कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, वो डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी भी है, ऐसा हो सकता है? पहले तो ये बताओ, जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए तो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर भी बन सकते हो। पक्का? अच्छा ठीक है। अब इंसान तो रहेगा ही ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो एक कंपनी है, उस कंपनी का डायरेक्टर है और वही डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। क्या वही कंपनी सेक्रेटरी को वो कंपनी अपना कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है? क्वेश्चन समझ आया सबको? मेरी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कंपनी सेक्रेटरी है, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं अरे तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, तुम ही कंप्लायंस ऑफिसर बन जाओ, हम कहां बाहर से लाएंगे किसी को? कर सकते हैं? या आप अपना पर्सनल फायदा सोच के बोल रहे हैं कि हाँ बढ़िया एक और काम मिल रहा है, पैसे ज्यादा मिलेंगे? लॉ के हिसाब से बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? हाँ एब्सोल्युटली, दिस इज अ वेरी गुड आंसर। लॉ में ये आंसर सबसे अच्छा होता है, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मना नहीं है। लॉ के मैक्सिमम चीजों का आंसर ये होता है। ये कहां लिखा था कि वो कंपनी सेक्रेटरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए? वो तो सिंपल कह रहे हैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है। मना नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है?
अलाउड है। ओके, देखो क्या लिखा है, whether a director of a listed company who is a qualified company secretary can be appointed as a compliance officer in the same listed entity as per regulation 6 of SEBI LODR regulation, compliance officer shall be a qualified company secretary, ये लिखा है बस। now there is no restriction prescribed under these regulations which prohibit the director of listed company to act as a compliance officer of listed entity। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आप जनरली पढ़ेंगे ना तो एक चीज माइंड में पता है क्या आती है कि नहीं नहीं कंपनी सेक्रेटरी सब चेक करने के लिए तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर मना नहीं है मतलब अलाउड है। तो अगर वो डायरेक्टर है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है, देन ही कैन आल्सो एक्ट एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। तो आप जिस कंपनी में जाएंगे, मतलब लेट से आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो कंपनी कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने जा रही होगी, तो आप क्या कहेंगे, हम ही को रख लो, है ना, लेकिन इस चीज के पैसे और लोगे? इसमें आंसर एक बार में आ गया, हाँ वो पूछने की बात है, हाँ पैसे तो लेंगे, इसी के लिए तो काम कर रहे, इसी के लिए पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ओके, तो सबसे पहली कॉमन ऑब्लिगेशन ये थी कि हमें किसे अपॉइंट करना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफिसर। सेकंड कह रहे हैं हमें एक शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। शेयर ट्रांसफर एजेंट एक इंटरमीडियरी होता है, ठीक है। द लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट और मैनेज द शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस। तो जो भी शेयर ट्रांसफर्स होते हैं उससे रिलेटेड, जैसे रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर हम लोग बोल रहे थे, उससे रिलेटेड पेपर वर्क करने के लिए जो पर्सन होता है वो कौन होता है, शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो हर लिस्टेड एंटिटी को एक शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट है कोऑपरेशन विद द इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विद सेबी। wherever applicable the listed entity shall cooperate and submit correct and adequate information to the intermediaries। कौन कौन होते थे इंटरमीडियरीज? मर्चेंट बैंकर हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, ठीक है, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट हो गए, डिपॉजिटरीज हो गए। तो ये कह रहे हैं अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं तो आपको इन सबके साथ मिल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन ऑब्लिगेशन कि आपको इनको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको इनके साथ कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा। तीन हो गई ऑब्लिगेशन। पहली क्या थी, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, दूसरा शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, और इंटरमीडियरीज के साथ कोऑपरेशन के साथ काम करना पड़ेगा। इसी तरह फोर्थ कह रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं और आपकी कोई भी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी लिस्टेड है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे। प्रिजर्व करके रखने पड़ेंगे, समझ आ गया, मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। कह रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स वो हैं जिनका प्रिजर्वेशन परमानेंट नेचर का होगा, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जिनका प्रिजर्वेशन हमें कम से कम 8 साल के लिए रखना पड़ेगा। ओके, यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो हमें जिंदगी भर के लिए संभाल के रखने होंगे। एनी एग्जांपल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। वेरी सिंपल, कंपनी का जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल है वो कितने साल तक कंपनी मेंटेन करके रखेगी, हमेशा, ठीक है। जबकि कंपनी के कुछ रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो रजिस्टर्स जनरली हमको कितने साल के लिए मेंटेन करने होते हैं, 8 इयर्स। तो ऐसे कह सकते हैं, ये कह रहे हैं अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको परमानेंटली मेंटेन करने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो टेम्पररी टाइम के लिए आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, ये ऑब्लिगेशन कौन लगा रहा है, किसके ऊपर? स्टॉक एक्सचेंज लगा रहा है, किसके ऊपर? उस एंटिटी के ऊपर जो अपने डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी को लिस्ट कराने आया है। पूरा मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है, पिक्चर समझ आ रही क्या चल रही है, ठीक है। However, the listed entity may keep documents in electronic mode. I think this is okay. आपको रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। अब वो रजिस्टर आप फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करके रखो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करके रखो, वो आपका चॉइस है। एनी डाउट? ठीक है। फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, कह रहे हैं द लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल द रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, फाइलिंग एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। यानी आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं, स्टेटमेंट हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो सब आपको टाइम टू टाइम किसको सबमिट करने पड़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को। ओके, हर जगह भी हम लोग देखेंगे कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है वो कुछ भी करती है ना तो एक लाइन लिख दी जाती है, इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो आप कुछ भी काम करेंगे आपको एक इंटीमेशन किसको देनी पड़ेगी, स्टॉक एक्सचेंज को। एंड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, द लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट any scheme of arrangement, amalgamation, merger, reconstruction, reduction, etc. to be presented to any court or tribunal
डज नॉट इन एनी वे वायलेट और ओवरराइड लिमिट द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी लॉ रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये समझ आया? अगर आपकी कंपनी क्या करने जा रही है, मर्जर, अमेलगमेशन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कह रहे अगर आपकी कंपनी ये सब कुछ करने जा रही है, या तो आप मर्जर करने जा रहे हैं किसी कंपनी के साथ, या अमेलगमेशन करने जा रहे हैं, या आप अपना कैपिटल रिड्यूस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज के किसी रूल के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। इसको शॉर्ट में अगर हम आपसे पुटअप करें तो ये जितनी चीजें होती है ना, मर्जर, अमेलगमेशन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, इन सब में हमें अप्रूवल्स लेनी होती है कई सारे चीजों लोगों से, ठीक है, उसमें से एक अप्रूवल स्टॉक एक्सचेंज की भी होती है। तो जब हम लोग रिडक्शन ऑफ कैपिटल करने जाएंगे या हम मर्जर अमेलगमेशन करने जाएंगे, तो अगर मेरी एंटिटी लिस्टेड एंटिटी है तो हमको स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज ये देखेगा कि तुम्हारा मर्जर, अमेलगमेशन, ये सब कुछ कहीं स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, और अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को तोड़ रहे हैं तो आपको वो करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी मर्जर, अमेलगमेशन या ऐसा कुछ करने जा रही है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये हम लोग किसके ऊपर लगने वाली ऑब्लिगेशंस पढ़ रहे हैं? कॉमन ऑब्लिगेशन, यानी आपकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड क्यों ना हो, आपको ये रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी। इसी तरह देखो 7th कौन सी हुई? पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट और रिडेम्पशन। ये रीड करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, 7, 8, 9, ये 3 अपने आप पढ़िएगा, सिंपल है वैसे तो। पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए देखो कह रहे हैं ना, एंटिटी को shall use any of the electronic mode of payment facility approved by RBI, यानी डिविडेंड देने के लिए आप जो भी फैसिलिटीज हैं जो आरबीआई ने बताई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप पेमेंट कर सकते हैं, वो यूज करनी होंगी। ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब जो भी इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स की जो भी शिकायतें हैं वो कितने दिन में आप सॉल्व कर रहे हैं, इसका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली लास्ट तो बहुत जरूरी है, फीस प्रॉपर हमारे पास भिजवाते रहिएगा। कौन कह रहा है? ये स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये 3 आपको खुद से रीड करनी है, ओके। ये कॉमन ऑब्लिगेशंस हैं जो सारी लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। एनी डाउट? समझ आ गया? आपको पता है आपके मतलब की चीज यहां से शुरू होती है। हम एक चीज ऐसी पूछेंगे आपसे, शायद आपने ईटी के टाइम पे इसको पढ़ा हो, आपके इंस्टीट्यूट का विजन क्या है? यही तो मैम हमारी कला हम पढ़ते हो भूलते हैं। हाँ हाँ, किताब के पीछे भी लिखा होगा आगे, टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग, एंड व्हाट इज द मिशन? अच्छा, टू डिलीवर हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फॉर इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोनों में ही आपके इंस्टीट्यूट के विजन और मिशन में एक वर्ड आ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो आज तक आपको समझ में नहीं आया। अगला टॉपिक देखो, आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और यही है जो अगला टॉपिक है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको अल्टीमेट, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट लीडर बनना चाह रहा है, जिसके लिए वो ये हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स बना रहा है, उसमें अल्टीमेटली करना क्या है? ठीक है, वो ये करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे विल कंटिन्यू।